चौरी चौरा के बाद अदालत की कार्रवाई। अब तक एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल चुकी थीं और अब ब्रिटिश सरकार अपने विरोधियों को कुचलने की अपनी जुडिशियल प्रोसेस में जुटी हुई थी। इस एपिसोड में आप चौरी चौरा विद्रोह के बाद की अदालती कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। चौरी चौरा से जुड़े शिकारी, ठाकुर जैसे स्वयंसेवकों को सरकारी गवाह बनाया गया। गवाहों को बयान रटाए गए। सरदार हरचरण सिंह जैसे जमींदारों ने स्वयं सेवकों के खिलाफ गवाही दी। निचली अदालत में पंडित महेश बाल दीक्षित मुख्य जज थे, जिनके सामने 25 मार्च 1922 को यह मामला शुरू किया गया। ठाकुर महेंद्रपाल सिंह और सोहन लाल श्रीवास्तव ने जांच पूरी करने के बाद 273 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया, लेकिन निचली अदालत ने सिर्फ 228 लोगों पर मुकदमा चलाने योग्य सबूत पाए। इनमें से 3 की मृत्यु हो गई, लिहाजा सेशन कोर्ट में 225 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में पहली गवाही 21 जून 1922 को हुई। पहले गवाह के रूप में सरकारी गवाह शिकारी को पेश किया गया। अदालत की कार्रवाई के बाद 172 लोगों को अलग अलग आरोपों के अलावा मेन एक्यूज्ड माना गया। सभी 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। चौरी चौरा विद्रोह के मामले में सत्र न्यायालय गोरखपुर का यह फैसला 9 जनवरी 1923 को आया। पूरे मामले में बचाव पक्ष को कोई खास मौका नहीं दिया गया। सरकार ने कुल 175 गवाह खड़े किए और बचाव के लिए केवल 29 गवाह थे। इनमें से भी कई गवाह को अदालत में बुलाया ही नहीं गया। किसानों और स्वयं सेवकों के मुकदमे की निःशुल्क पैरवी काशीनाथ मालवीय, गोकुल दास, निहार कुमार सान्याल, देवी प्रसाद मालवीय, सत्येंद्र मोहन बसु और कृष्णचंद श्रीवास्तव ने की थी। सेशन कोर्ट की सुनवाई जज H.E. होम्स कर रहे थे। फैसले के बाद जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने पंडित मदन मोहन मालवीय की मदद से हाई कोर्ट में अपील की। इसके बाद 6 मार्च 1923 को इस मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हुई। तमाम गवाहों और सबूतों को फिर से दोहराया गया और हाई कोर्ट की प्रोसीजर पूरी होने के बाद भी फांसी की सजा कायम रही। हाई कोर्ट ने 19 कैदियों को 1 जून 1923 की सुबह 6 बजे फांसी देने का निर्णय लिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर चालू हुआ। वैसे ब्रिटिश सरकार इस फैसले से विद्रोहियों को कठोर सजा सुनाकर जनता में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि आगे ऐसा कोई कदम न उठा पाए। इसके खिलाफ एक एक कर दया याचिका लगाई गई। इस पर सरकार ने सभी कैदियों की दया याचिका एक साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया, ताकि मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। फांसी की सजा पा चुके 19 कैदियों की दया याचिकाएं गवर्नर जनरल के पास पहुंच चुकी थी। सभी ने चौरी चौरा विद्रोह में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए सरकार से फांसी माफ किए जाने की गुजारिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले ही सब कुछ तय कर चुकी थी और दया याचिकाएं सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी की तरह ली जा रही थीं। इन दया याचिकाओं पर सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गरीब किसानों को ऐसा सबक सिखाना कि दूसरा कोई सरकार के खिलाफ सिर न उठा सके। 5 जून 1923 को अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सभी कैदियों की मृत्यु दंड के खिलाफ दया याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया और सारे सवाल जवाबों को एक साथ विराम दे दिया गया। ये तय हो गया कि 11 जुलाई तक चौरी चौरा विद्रोह के अपराधियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। रघुवीर, संपत अहीर, श्याम सुंदर, अब्दुल्ला, लाल मोहम्मद, लौटू कुहार, लाल बिहारी, नजर अली, भगवान अहीर, रामरूप बरई, महादेव, कालीचरण, विक्रम अहीर, रुदली केवट, संपत, सहदेव, इन सभी को अलग अलग कारागार में रखा गया था और वहीं पर अलग अलग डेट में 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच फांसी दे दी गई। इनमें से लौटू कहार, लाल मोहम्मद, रामरूप, दुधाई और मेधु तिवारी उर्फ लाल बिहारी की लाशें रिश्तेदारों को सौंपी गईं। बाकी सभी का अंतिम संस्कार जेल में ही कर दिया गया। इनके अलावा हाईकोर्ट ने 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन उनकी हालत फांसी की सजा भुगतने वाले कैदियों से कहीं ज्यादा बुरी थी। भगवान दास, विश्वनाथ सिंह, चिनगी, द्वारका पांडे, द्वारका गोसाई, मनराज, प्रधान, रामदास, शंकर, शिवहर, सुखारी, तपसी, तीरथराज और अग्रह आजीवन कारावास में जीवन की वो यातनाएं भोग रहे थे जो फांसी पर चढ़ चुके लोगों के हिस्से में भी नहीं आई थी। इन कैदियों को छुड़ाने के प्रयास में 1934-35 में जब मामला एक बार फिर सरकार के सामने पेश किया गया तो कैदियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। केवल ये कहा गया कि ये सजा की ड्यूरेशन को घटाते हुए
25 की जगह 20 साल कर दिया गया है। इसके बाद गुसाई और द्वारका प्रसाद ने समय समय पर लेटर लिखकर खुद को आजाद किए जाने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया, लेकिन बाकी सभी कारागार में मरते रहे। यहाँ तक कि चौरी चौरा विद्रोह में शामिल मुख्य लोग जिन्हें फांसी की सजा मिली, उनके परिजनों को आजादी के बाद न तो कोई सम्मान मिला और न ही कोई सरकारी सहायता। गरीब और निम्न जाति के कैदी रिहा होने के बाद भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अपने आप को आगे लाने में नाकाम रहे और गुसाई और द्वारिका प्रसाद पांडे जैसे लोग अपनी बुद्धि का उपयोग कर सम्मानजनक स्थान हासिल करने में कामयाब हो गए। इससे ज्यादा अच्छा बिहेवियर तो ब्रिटिश सरकार ने उन चौकीदारों और सिपाहियों के साथ किया जिन्होंने चौरी चौरा कांड में जान दी थी या घायल होकर स्वयं सेवकों का सामना किया। इस घटना में घायल हर चौकीदार को उसकी चोट के हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक सहायता दी, जो 15 रुपए से लेकर 30 रुपए तक थी। उस समय चौकीदारों का मासिक वेतन 3 रुपए हुआ करता था। घायल चौकीदारों को 5 से लेकर 10 महीने तक का वेतन सरकार ने अपनी ओर से दिया। जिन चौकीदारों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके परिवारों को कुछ महीनों के वेतन के साथ साथ 200 रुपए की धनराशि अलग से दी गई। दारोगा गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी को लगभग 46 रुपए मंथली पेंशन देने का प्रपोजल रखा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि दारोगा की पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके बेटे को 18 वर्ष की उम्र तक ये पेंशन दी जाएगी। ये प्रपोजल 5 मार्च 1923 को भेजा गया और इसमें कहा गया कि ये 5 फरवरी 1922 से लागू रहे, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चौरी चौरा विद्रोह में अपने प्राणों की आहुति दे देने वाले गरीब किसान और दलित लोगों के साथ भारत सरकार ने आजादी के बाद भी न्याय नहीं किया। वहीं ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से लड़ रहे सिपाहियों और चौकीदारों के परिवारों के लिए घटना के अगले दिन से यानी 5 फरवरी 1922 से ही सहायता मुहैया करवा दी। आलम यह था कि चौरा चौरी विद्रोह के क्रांतिकारियों को लंबे समय तक गुंडे, लुटेरे और हत्यारे कहा गया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा पाने और पेंशन के लिए अपने ही देश में संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी ने चौरी चौरा विद्रोह के क्रांतिकारियों को पहले ही स्वयं सेवकों की लिस्ट से हटा दिया था और वे उन्हें पूरी जिंदगी अपराधी ही मानते रहे। गांधी जी का ये रूखापन उनके लिए आगे बड़ी समस्याएं लेकर आया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पेंशनर बनने पर बड़ी दिक्कत आई। यहाँ तक कि शहीद किसानों की याद में जब स्मारक बनाया गया तो ब्रह्मपुर के जमींदारों ने शिलालेख पर डुंगरी खुर्द की जगह ब्रह्मपुर का नाम लिखवा दिया और इतिहास में अमर होने की कोशिश की। लेकिन शिलालेख पर नाम लिख देने से लोगों के दिलों में चौरी चौरा के वीरों के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई, क्योंकि शिलालेख पर भले ही नाम नहीं लिखा गया हो, लेकिन ये क्रांतिकारी एक ऐसा काम कर गए थे जिसके जरिए हिंदुस्तान के तमाम जनता के दिलों पर वो अपना नाम लिख गए। मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे जज मिस्टर पीकॉक ने अपनी किताब में कई बार क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए ऐसी कई बातों का जिक्र किया है जिससे ऐसा लगता है कि शायद सजा देते वक्त उन्हें एक बार इस बात का ख्याल आया होगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने स्वराज के लिए जो कदम उठाया है वो सही था। लेकिन वो उस समय ब्रिटिश सरकार के हाथ की कठपुतली थे और वो उस तरह से जस्टिस नहीं कर पाए जैसा शायद उन्हें करना था। जज ने अपनी लिखी किताब में कई बार क्रांतिकारियों की सोच और गांधी जी के विचारों के बीच कंपैरिजन का व्यू पॉइंट भी अपनाया। फाइनली अदालत की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, सजाएं हो चुकी थीं, दर्द शुरू हो चुका था। कुछ जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं और कुछ जीते जी मरे हुए इंसानों के समान थे। लेकिन दर्द की दास्तान सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं थी जिन्हें सजाएं दी गईं। सजा तो वो लोग भी काट रहे थे जो उनके बाद पीछे छूट गए। अगले एपिसोड में स्वयं सेवकों के परिजनों के दर्द की दास्तान सुनेंगे, जो शायद असलियत में अंग्रेजों के जुल्मों से भी कहीं बेहद दर्दनाक है।